नमस्कार, मैं विलास उर्पड़े फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर पर। दोस्तों, हम देश प्रदेश, आपके जिले और आपके क्षेत्र से जुड़ी खबरों को प्रकाशित करते रहते हैं। तो आप हमारी खबरों को देखने के साथ साथ हमारे चैनल से सीधे जुड़ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस लाल बटन को दबाकर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। आमदार साहब नमस्कार। नमस्कार। देश में पिछले अनेक वर्षों से जाति निहाय जनगणना की डिमांड थी। आज कैबिनेट में माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब ने इसे प्रस्ताव पारित किया कैबिनेट की बैठक में, और आने वाले समय में देश में जाति निहाय जनगणना होने वाली है। किस तरीके से आप इसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं नरेंद्र मोदी भाई साहब का अभिनंदन करना चाहता हूं कि देश में जाति निहाय जनगणना करने का निर्णय उन्होंने लिया। सारा देश जल्लोष मना रहा है, आनंद मना रहा है। इस निर्णय से जो कांग्रेस मांग कर रही थी सत्ता में न रहने के बाद, लेकिन जब सत्ता में थी तब उन्होंने किए नहीं, लेकिन जब विपक्ष में आ गए तो मांगनी करने लगे। हमें विश्वास था देश के लाडले पंतप्रधान विश्व गौरव नरेंद्र मोदी साहब पे कि निश्चित ही वो ऐसा निर्णय लेंगे कि देश में सर्व सामान्य जनता को न्याय मिलेगा। आज देश में जाति निहाय जनगणना होने वाली है, जिसका परिणाम लोगों तक ये जाएगा कि लोगों को जो लाभ है, राजनीतिक लाभ हो, तुम्हारा सामाजिक लाभ हो, ये सब लाभ उस निर्णय के माध्यम से, जनगणना के माध्यम से मिलने वाले हैं। निश्चित ही हम अभिनंदन करते हैं। पार्टी के माध्यम से हमने जल्लोष मनाया कि ये निर्णय का हमने स्वागत किया और पंतप्रधान महोदय का अभिनंदन भी किया। अनेक वर्षों से ये प्रलंबित था। निश्चित ही कई ऐसी जातियां हैं, उपजातियां, जिसको मराठी में पोड़ जाति बोलते हैं, उपजातियां हैं, वो लोग अभी भी राजकारण लाभ से या आर्थिक लाभ से वंचित है। इस जनगणना के माध्यम से जातियां, पोड़ जातियां, इनका उल्लेख होगा और जो सपना हमारे पंतप्रधान महोदय का है, एनडीए सरकार का है, यहाँ देश में एनआरसी भी लागू हो, उसमें भी इस जातीय जनगणना का लाभ होने वाला है और देश को एक मजबूत ऐसा पंतप्रधान मिला है जिसके माध्यम से देश में हर आदमी का एक रजिस्टर बनेगा, जो एनआरसी अपन बोलते हैं वो, और उसकी जात के साथ में उसका उल्लेख उसमें रहने वाला है। निश्चित हम इसका स्वागत करते हैं, इस निर्णय का स्वागत करते हैं और विनंती करते हैं कि जिस प्रकार हमारी सरकार ने नरेंद्र भाई के, मोदी जी के नेतृत्व में, उनने बोले कि हम 3 महीने में करें, जल्दी से जल्दी जनगणना करें और कांग्रेस वालों के को एक जवाब दे कि जो निर्णय तुमने नहीं ले सके वो निर्णय हम ले सकते हैं। राज्य में महायुति की सरकार है, बीजेपी प्रणीत महायुति की सरकार है, बीजेपी के यशस्वी मुख्यमंत्री राज्य में है। आप विजय रहांगड़ाले जी गोरेगांव तिरोड़ा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। हाल ही में विधानसभा का जो अर्थसंकल्पीय बजट सत्र था वो पार पड़ा। इसमें आपके क्षेत्र के लिए कौन कौन सी योजनाओं को आपने लाया है? देखो, अनेक लोक उपयोगी, लोक कल्याणकारी योजना हमारे शासनकाल में शुरू हुई है। विशेषतः लोगों को डायरेक्ट लाभ मिले, यही योजना, वो लाडली बहन योजना हो कि नमो शेतकरी सम्मान योजना हो, कर्जमाफी की योजना हो, ऐसी अनेक योजना से डायरेक्ट फ़ायदा तो ये सरकार दे रही है, उसमें बजट में कहीं कटौती नहीं की है। उसी प्रकार रोड रास्ते के लिए योजना शुरू की है, उसमें पैसे निधि का उपलब्धता की है। और मेरे विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अगर निधि आई होगी तो सिंचन क्षेत्र के लिए। आज आपको बताने में मुझे खुशी होती है कि 11,000 हेक्टेयर में रबी सिर्फ तिरोड़ा तालुका में लगी हुई है। ये हरित क्रांति के तरफ यानी अपन आगे बढ़ रहे हैं। यह इस सरकार के माध्यम से हो चुका है और लोग इसमें आनंदित है कि सरकार के माध्यम से वैयक्तिक लाभ तो मिल रहे हैं। खुद वैयक्तिक लाभ के माध्यम से हमारे नागरिक जो है, मतदाता है, इस क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, उनको वैयक्तिक लाभ हर योजना का मिल रहा है। उस बराबर विकास के भी काम में ये सरकार के माध्यम से निधि की कहीं कमी नहीं हो रही है। भ्रामक प्रचार विरोधी कर रहे हैं कि लाडली बहन योजना बंद हो जाएगी, लेकिन मैं इस माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूँ, न देवेंद्र फडणवीस जी के माध्यम से, अजीत दादा पवार और
सम्माननीय एकनाथ जी शिंदे, इनके नेतृत्व में जो हमारी सरकार चल रही है महायुति की, उसमें एक भी योजना बंद होने वाली नहीं है, सभी योजना शुरू रहेगी। और कांग्रेस और जो भी तुम्हारे महाआघाड़ी के लोग हैं, ये सिर्फ भ्रम फैलाएंगे, लेकिन कोई भी योजना बंद नहीं होगी। लोगों का कल्याण करना, लोगों को विकास के माध्यम से विकास की ओर ले जाना, उद्योग धंधे लाना, ये काम, अनेक काम हमारे महायुति के सरकार के माध्यम से हो रहे हैं और होते रहेंगे। आपके विधानसभा क्षेत्र में गोरेगांव तिरोड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-3 दिन पहले 2 में, 3 में, 4 में, आज 2-3 दिन से बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि हो रही थी, जिसमें किसानों का बड़ा नुकसान हुआ है, कुछ नागरिकों के मकान भी ढहे, ऐसी कुछ खबरें आ रही है। इस पर आप किस तरीके से ध्यान देंगे? बड़े पैमाने में रबी की फसल, जो धान हम पैडी लगाते हैं, वो लगी हुई, और ये फसल काटने का समय आ रहा है। इसमें 15 दिन 1 महीने में पूरी फसल कटेगी, कुछ की कट गई और कुछ की कट रही है। और 3 दिन से अवकाड़ी पाउस जिसको बोलते हैं, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि भी हुई है, जिसके कारण फसल का बहुत नुकसान हुआ है। वो फसल धान की हो, फसल बगीचे वालों की हो, फसल किसी भाजीपाला जो लगाते हैं, सब्जी भाजी लगाते हैं, उन किसानों की हो, उनका बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ है। हमने कलेक्टर महोदय से विनंती की कि वो तुरंत सर्वे कराए। 2 दिन कंटिन्यू छुट्टी आने के कारण वो सर्वे हो नहीं पाया। सोमवार से सर्वे होएगा और जो जो नुकसान किसानों का हुआ है, वो शासन के माध्यम से उन किसानों को सानुग्रह अनुदान शासन दे, ये हम शासन को विनंती करेंगे। हमें विश्वास है हर समय किसानों के साथ खड़ी रहने वाली सरकार हमारी है, और ये सरकार निश्चित ही उन किसानों को जिनका नुकसान हुआ है, उनको मदद करने का कोशिश करेगी, और उनको मदद देने का प्रयत्न हमारे माध्यम से भी होगा। देश के खूबसूरत राज्य जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकवादी हमला हुआ, जो कि एक निंदनीय दुर्दैवी घटना है, जिसमें कुछ पर्यटकों की जान भी गई है। किस तरीके से आप इसे देखते हैं? ये जितना निंदा करो उतना कम है। किसी का धर्म पूछ के मारना, ये आतंकवादियों का एक दुर्दैवी ऐसा बात उनके माध्यम से हुआ है। निश्चित ही पाकिस्तान को सबक सिखाने की आवश्यकता है। उनका उद्देश्य लोगों में डर फैलाने का था कि कोई भी पर्यटक कश्मीर ना आए। वो कश्मीर में शांति नहीं चाहते, लेकिन हमें विश्वास है जब तक नरेंद्र मोदी जी और इनकी सरकार है, एनडीए की सरकार है, उनको सबक सिखाए बिगर हमारे सरकार रहेगी नहीं। वो कितना भी आतंक फैलाए, कश्मीर के लोग डरना नहीं है। इंडिया के लोग भी, हम जातीय पाति का ये नहीं करते, हम वहाँ जाएंगे और उन कश्मीरों का हौसला बढ़ाएंगे। वो डर पैदा करके कश्मीर के हालात बिगाड़ना चाहते हैं। उनको सबक सिखाने का काम कुछ ही दिनों में, चंद दिनों में, जिस प्रकार उरी के घटना के बाद हुआ था, उसी प्रकार ये सरकार, हमारी सरकार सबक सिखाएगी, ये हमें विश्वास है। आने वाले समय में महीने भर में मानसून का सत्र शुरू हो जाएगा। किसानों की बड़ी ये मतलब मेहनत रहती है, किसानों का एक प्रकार से एक सीजन शुरू होगा। इस मौसम में अब खाद और बीज जो खरीदी किसान करता है, उसमें नकली उत्पाद की बड़ी मात्रा में ये आते हैं, और आप ही के पक्ष, आप ही के मित्र विनोद बाबू अग्रवाल जी उधर मोर्चा खोले बैठे हुए नकली खाद और बीज के बारे में। इस पर आपकी राय क्या है? नहीं, हमारा भी एक कृषि विभाग की तरफ से पीक पेरनी एक आढ़ावा सभा होती है, जिस माध्यम से गोरेगांव तिरोड़ा विधानसभा क्षेत्र में मैंने दोनों तालुका में आढ़ावा सभा लिया। पूरे अधिकारी थे, और उसमें यही बताया कि किसी भी किसान को ज़्यादा दर में खाद बेचना नहीं। एक अच्छा खाद जो अच्छे कंपनियों का आता है, जिसमें बोगस ना रहे, ये इंस्ट्रक्शन दिए। और ऐसी कुछ भी घटना या ऐसा कोई भी बोगस खाद या बियाने, जो बीज अगर उपलब्ध अगर मिलता है, या किसान को व्यापारी के तरफ से बोले या कंपनी के तरफ से ऐसा बोगस खत और बोगस बीज जो अगर मिलता है, तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। और उसकी यहाँ तक के नहीं, उसकी कंपनी तक बंद करने का भी हमने निर्देश दिया है कि उसकी कंपनी बंद करो। और ऐसे माल पे ऐसे जो व्यापारी है जो बोगस बीज या बोगस खत जो देते हैं, उन पे पुलिस कार्रवाई करके उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।
इसी के साथ जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, किसानों की अगर बात करें तो किसानों के लिए भी बनावटी बीज जो है ये जानना बहुत ही कठिन हो गया है, तो इसके लिए कोई कार्यशाला या कुछ ऐसा सोचा है क्या आपने? नहीं, कार्यशाला भी करेंगे और उसके बराबर जो भी अधिकारी है, कृषि विभाग के, स्टेट के अधिकारी है, पंचायत समिति के माध्यम से यानी जिला परिषद के माध्यम से जो कृषि अधिकारी रहते हैं और उनके ऊपर एक क्वालिटी कंट्रोल वाले भी रहते हैं, उनको ये निर्देश दिए गए कि हर दुकान में जाके आप वो जितनी दुकान ये लाइसेंस देने का काम जिला परिषद के माध्यम से होता है और जो भी लाइसेंस होल्डर है उनके पास दुकान में जाके उनकी क्वालिटी देखो और क्वालिटी देखने के बाद वो बोगस बिल ना रहे, बोगस खत ना हो, बोगस बीज ना हो जिस माध्यम से किसान का नुकसान हो। और निश्चित मुझे विश्वास है कि प्रति वर्ष अनुसार कुछ प्रमाण में होता भी है, लेकिन उन पर कार्रवाई होने के बाद में वो बोगस बीज नहीं लाते, लेकिन इस बार ज़्यादा कड़क करने की प्रयत्न हम कर रहे हैं। निश्चित ही आप किसानों की तरफ विशेष करके ध्यान दे रहे हैं। आपकी विधानसभा क्षेत्र के जो युवागण है ये रोजगार के और भी यानी कि ध्यान लगाए बैठे कि रोजगार के नए अवसर कब खुलेंगे और आप जो है उसके तरफ का मतलब ध्यान देंगे, तो क्या आपकी योजना है रोजगार को लेकर? नहीं, रोजगार को लेकर आज हमारे यहाँ भी अदानी में भी रोजगार मिल रहा है और अनेक जगह रोजगार उपलब्ध कराने के काम हम करा रहे हैं। तो निश्चित ही रोजगार काम करने वाले के लिए रोजगारों की कमी नहीं है और जिसको नहीं करना है वो बात अलग है, लेकिन जिसको करना है उसके लिए रोजगार उपलब्ध है। अपना विधानसभा क्षेत्र जो है वो कृषि प्रधान है और आज के समय में हम देखते हैं कि कई लोग कृषि पे प्रयोग करते हैं और निश्चित ही उसमें सफल हो रहे हैं। मैं एक नागपुर में गया था, उसने अपने ही घर में केसर का उत्पादन किया। नौकरी में रहते हुए भी केसर का उत्पादन कर सकता है। हमारे यहाँ पानी की उपलब्धता है, ज़मीन भी अच्छी है, हम ऐसे प्रयोग क्यों नहीं करते? पढ़े लिखे युवाओं ने नए प्रकार के प्रयोग करना चाहिए जिसमें एक उसका भी उत्पादन बढ़े और नया काम इस विधानसभा क्षेत्र में शुरू हो। युवाओं के पास भरपूर टैलेंट है, उन टैलेंट का उपयोग करके वो सिर्फ नौकरी के पीछे ना दौड़े, वो ऐसा व्यवसाय करे कि 50 लोगों को खुद नौकरी दे सकते, तभी उनने जो उच्च शिक्षा लिया है। आज अभिमान की बात है, तिरोड़ा से हमारा एक मनोहर जी पटले का चिरंजीव डॉक्टर पंकज पटले, ये भी IAS UPSC एग्जाम में पास हुआ है, 329 नंबर पे उसका नाम है। ये तिरोड़ा के लिए भी गौरव की बात है। अनेक बच्चे अनेक फील्ड में जाके अपना भविष्य उज्जवल कर रहे हैं। मैं युवाओं से यही विनती करूंगा कि आपका क्वालिफिकेशन के माध्यम से आप एक नया कुछ प्रयोग करें, नया कुछ बनाएं, जिस माध्यम से तिरोड़ा का नाम जिस प्रकार पंकज पटले ने बड़ा किया, आप भी बड़ा कर सकते हैं। एक बेटी है हमारी आदिति बैस करके, उनने 7 गोल्ड मेडल लिए हैं LLB की एग्ज़ाम में। ऐसे अनेक बच्चे हैं जो अच्छा काम करने के लिए सामने आ रहे हैं। नए लड़के अभी नए उद्योग करने के हिसाब से काम करते जा रहे हैं।